अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग नॉर्वे में स्टूडेंट वीज़े पे फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है और कैसा मुल्क है उनके लिए, वो यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे क्योंकि नॉर्वे बहुत महंगा मुल्क है। तो वो किस तरह मैनेज करेंगे और बच्चों की एजुकेशन किस तरह होगी और आगे वो फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे नॉर्वे में। तो आज इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसको मेन एप्लीकेंट बनना चाहिए कि वो एज ए स्टूडेंट आए और किसको एज ए स्पाउस वीज़े पे आना चाहिए। तो हम इसका ये जवाब देंगे कि दोनों को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एडमिशन अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ में जितने मर्ज़ी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए दोनों को अप्लाई करना चाहिए। और आप एक ही अकाउंट की फ़ंड्स की जो स्टेटमेंट है, अपने फ़ंड्स को शो करने के लिए अकाउंट की स्टेटमेंट है, वो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप मैक्सिमम अप्लाई करना चाहिए ताकि, और इसमें ये भी टिप हो सकती है कि आप नॉर्थ की यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें, वहाँ पे कम लोग जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कुछ कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट नॉर्वे मूव कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक का भी एडमिशन हो जाए तो फॉर श्योर है कि आपको फैमिली का वीज़ा मिल जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट जिनके भी एडमिशन होते हैं सब ही नॉर्वे में विद फैमिली मूव करते हैं। हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हैं कि अगर फीमेल एज ए मेन एप्लीकेंट आती हैं या मेल एज ए मेन एप्लीकेंट आते हैं और दूसरा बंदा स्पाउस वीज़े पर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्वे बहुत महंगा मुल्क है, दोनों के मिल के ही जॉब करनी पड़ेगी तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट आता है तो वो अपना रेजिडेंस भी मैनेज कर सकता है और अपने दूसरे एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकता है। लेकिन फैमिली के साथ आपको फैमिली अपार्टमेंट चाहिए होता है, कम से कम 2 बेडरूम या 3 बेडरूम चाहिए होता है, तो वो नॉर्वे में काफ़ी महंगा हो सकता है, जिसकी बेस पर आप दोनों को काम करना पड़ेगा और मेंटली आप लोग तैयार होके आएंगे कि आपको सर्वाइव करने के लिए दोनों को जॉब करनी पड़ेगी। बेस्ट कम्बिनेशन तो यही है कि फीमेल एज ए स्टूडेंट आए और वो यहाँ पे आकर अपनी स्टडी पे फोकस करें और कोशिश करें कि कम से कम ए या बी ग्रेड मेंटेन करें ताकि उनको पीएचडी की पोजीशन मिल सके या साथ साथ लैंग्वेज सीखें। तो फीमेल ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करेंगी और लैंग्वेज पे फोकस करेंगी और उनको 20 आवर्स इन ए वीक अलाउ होंगे काम के लिए, वो उतना ही करें। और जो स्पाउस वीज़े पे आएंगे मेल, जो अपने स्टूडेंट के साथ आएंगे, वो फुल टाइम काम अलाउ होगा, वो जितना मर्जी काम कर सकते हैं और मैक्सिमम काम कर सकते हैं। उनको चाहिए कि यहाँ पर आके डिफरेंट जगह पे जॉब करके मैक्सिमम अर्निंग करें ताकि सर्वाइव कर सकें। और जॉब के लिहाज से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हमें लगता है कि और जॉब इतनी अच्छी नहीं है, रिस्पेक्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ नॉर्वे में तमाम लोग, इवन नॉर्वेजन भी और जॉब करते हैं। आपके साथ ही रेस्टोरेंट में कर रहे होंगे, आपके साथ ही फूड डिलीवरी भी कर रहे होंगे, आपके साथ भी अखबार डिलीवर भी कर रहे होंगे। तो सब इक्वल लेवल पर काम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट होती है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको शुरू में बहुत मुश्किल है या बहुत कम चांसेस है कि आपको प्रोफेशनल जॉब मिले, इसलिए आपको नॉन स्किल जॉब करके ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में आपको फील हो सकता है, लेकिन फॉर विद द टाइम आप यूज टू हो जाएंगे और काफ़ी आपको और जॉब में भी रिस्पेक्ट मिलेगी। जी, अब हम बात करते हैं कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ मूव कर रहे हैं और जिनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे आके कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में सब सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तकरीबन तमाम स्कूल पब्लिक हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ हैं बड़े सिटीज़ में, लेकिन 96% लोग पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर आपके बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो वो किंडरगार्टन में जाएंगे, उसमें आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी मंथली। लेकिन अगर आपके बच्चे 6 साल से ऑनवर्ड हैं तो उनको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी और टोटली एजुकेशन फ्री होगी नॉर्वे में। इवन आपको स्टेशनरी, बुक्स और नोटबुक्स, कॉपीज़ वगैरह सब कुछ स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म भी नहीं होता। फिर अगर आपकी रेजिडेंस स्कूल से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। फिर बच्चों को फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्वेजियन के बच्चों को राइट है, सेम आपके बच्चों को भी वही सेम राइट्स और वही फैसिलिटीज़ मिलेगी, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होगा। हम
हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। अक्टूबर से दिसंबर में यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो जाते हैं। आप studyinnorway.no पर जाकर अपने कंसर्न प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें, आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने क्रेडिट्स आपने पिछली अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री में पढ़े हों, तमाम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अप्लाई करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक वेरी कर सकती हैं डेडलाइंस, आप अप्लाई करें। उसके बाद आप वेट कर रहे होंगे, और जब आप वेट कर रहे होंगे एडमिशन लेटर के आने का, उसके दरमियान आपको चाहिए कि आप अपनी पूरी फैमिली के बच्चों समेत पासपोर्ट अपने रेडी कर लें। आप अपनी जो निकाह नामा है या बच्चों के सर्टिफिकेट है वो मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा लें, और FRC और CRC बनवा लें। तो जो तमाम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप एडमिशन के आने से पहले जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आपको कंप्लीट करनी चाहिए। जी, फिर बात करते हैं कि आपका ऑलमोस्ट अप्रैल में आपको एडमिशन ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। आप अपनी जो भी आपको बेहतर यूनिवर्सिटी लगती है प्रोग्राम वाइज या लोकेशन वाइज, बड़े सिटीज़ में जैसे कुछ लोग जाना पसंद करते हैं, आप अपना वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करें। और फिर जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 3 लाख नॉर्वेजियन क्रोन फैमिली इमिग्रेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें से आपने तकरीबन 1,30,000 नॉर्वेजियन क्रोन एज ए स्टूडेंट के बिहाफ पर आपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से आपको एक लेटर रिसीव होगा कि आपके फ़ंड तकरीबन 1,30,000 जितने भी आपने भिजवाए होंगे उतने का लेटर आपको रिसीव हो जाएगा। टोटल तकरीबन 3 लाख नॉर्वेजियन क्रोन की रिक्वायरमेंट है, उसमें से आपने 1,30,000 नॉर्वेजियन क्रोन आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेज दिए। बाकी तकरीबन 1,70,000 नॉर्वेजियन क्रोन को अगर इक्वलेंट करें पाकिस्तानी रुपये में आज की डेट में, तो तकरीबन 36 लाख पाकिस्तानी रुपये बनते हैं, जो कि आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पाक रुपये में भी शो कर सकते हैं। आपको उसमें रखने चाहिए, और वो फंड्स कोशिश करनी चाहिए उस डेट तक आप होल्ड करें जब तक कि आपको वीज़ा की ईमेल UDI से आ नहीं जाती। तो 1,30,000 आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने, और तकरीबन 36 लाख ऑलमोस्ट आज की डेट में कह सकते हैं, रेट ऊपर नीचे हो सकता है, 36 लाख तकरीबन आपने पाकिस्तानी रुपये में टिल वीज़ा आपने होल्ड करने हैं फंड्स अपने पाकिस्तानी अकाउंट में। जी, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद फिर आपने UDI.no की वेबसाइट पे जाना है और तमाम लोगों के फॉर्म फिल करने हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल फीमेल स्टूडेंट है तो उनका एज ए स्टूडेंट फॉर्म फिल होगा UDI.no की वेबसाइट पर, और जो हस्बैंड हैं उनका एज ए फैमिली इमिग्रेशन में जाके फॉर्म फिल होगा। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के बच्चों के फॉर्म सेपरेट UDI.no पे जाके फैमिली इमिग्रेशन में जाके फिल होंगे। तो टोटल आपको अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं और 2 बच्चे हैं, 4 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। एक हम पहले वेबसाइट को इंग्लिश में कर लेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान से अप्लाई करें, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो हम यहाँ पाकिस्तान चूज़ कर लेंगे। हम पहले स्टूडेंट का अप्लाई करते हैं कि स्टूडेंट का फॉर्म किस तरह फिल हो, कैसे फी पे हो। तो स्टडी परमिट पे जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप स्टडी परमिट पे दोबारा क्लिक करेंगे, और आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन हो इसलिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वांट हाउ टू अप्लाई, अब यहाँ फिल करेंगे कि आप नॉर्वे से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इसलिए आप नो करेंगे, और किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप चेकलिस्ट देख सकते हैं क्लिक करके इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप फिल करना चाहते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट की। यहाँ पे अपने आपको पहले रजिस्टर कराना है। स्टूडेंट अपने आप को पहले अपना ईमेल, जो भी आपका ईमेल है वो उससे आप रजिस्टर करेंगे। इसको आप सिंपली इसमें जाएंगे और सिंपल फॉर्म फिल करेंगे, तो आगे जाकर फ़ी पे करेंगे। हम स्पाउस वाला भी देखते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं। अब इधर आप ऑप्शन आ रही होगी फैमिली इमिग्रेशन, इसमें आपने स्पाउस और बच्चों का वीज़ा इसके थ्रू आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। अब रेफरेंस पर्सन स्टूडेंट है तो वो भी पाकिस्तान में है आपके साथ, अभी वो आए नहीं, इसलिए हम वहाँ पे रेफरेंस पर्सन में पाकिस्तान मेंशन करेंगे। जो रेफरेंस पर्सन है वो क्या है, तो स्टूडेंट है, हम यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे।
फिर स्पाउस इसमें फिल करेंगे और जो चाइल्ड है वो इसमें फिल करेंगे। तो स्पाउस में हम जाते हैं पहले, अमाउंट ये देखें, गो टू एप्लीकेशन। अभी अपने यहाँ रजिस्टर होंगे और फिर उससे लॉगिन करेंगे। तो बच्चों पे जो लॉगिन है वो आप स्टूडेंट के आईडी से लॉगिन करके उनका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस होगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और फिर फी पे करेंगे। तो उम्मीद है बहुत इजी प्रोसेस। फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। स्टूडेंट जो मेन एप्लीकेंट होंगे उनकी तकरीबन फ़ीस है नॉर्वेजियन क्रोन 5,900, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,24,000 बनती है। और जो स्पाउस वीज़े पर होंगे उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, जैसे हम कह सकते हैं 10,500 है, और वो पाकिस्तान के इक्विवेलेंट आज की डेट में करें तो 2,20,000 रुपीज़ बनते हैं। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है कि बच्चों की कोई फ़ीस नहीं है, जितने बच्चे भी हैं सबका अपने उनकी फ्री है, कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। जी, फ़ी पे करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेना है, उसको साइन कर लेना है, और आपको uda.no की वेबसाइट पर एक चेकलिस्ट भी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए लहदा होगी, जो स्पाउस वीज़े पे आ रहे हैं उनकी लहदा चेकलिस्ट होगी और बच्चों की लहदा चेकलिस्ट होगी। आपने इन सब की तमाम इंडिविजुअल्स की चेकलिस्ट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल करनी है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको पूरा करना है। तो मैं इन जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ जो जो इस चेकलिस्ट में होंगे, और इन डिटेल आप मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि आपने फ़ोटो भी अटैच करनी है, लेकिन फ़ोटो बेहतर है कि आप VFS ऑफिस में उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो वीज़े ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक VFS ऑफिस से जाकर ही खिंचवा लें, और वो VFS ऑफिस वाले फैसिलिटी देते हैं, इसलिए आपको फ़ोटो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पासपोर्ट चाहिए होंगे, फिर CNSC की कॉपी चाहिए होगी, और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, फिर FRC, CRC और निकाहनामा और मैरिज सर्टिफिकेट। अगर उर्दू में है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए, और वो मुफा से अटैच भी होने चाहिए। फिर एक फॉर्म फैमिली डिटेल का होता है कि कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, वो एक उर्दू में फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई, आपकी इंगेजमेंट कैसे हुई, क्या फंक्शंस थे, वो एक आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर आपको लगे कि ये सारे फॉर्मेलिटीज़ आपकी कंप्लीट हैं, तो आपको VFS, अपने जो भी कंसर्न VFS है इस्लामाबाद या लाहौर, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल और कॉपीज़ आपको VFS ऑफिस विजिट करना चाहिए। तमाम लोगों को जाना चाहिए जिनका वीज़ा अप्लाई हो रहा है, स्पाउस, स्टूडेंट और बच्चे। फ़ीस वेरी कर सकती है, कुछ लोग SMS की फैसिलिटी लेते हैं, कुछ लोग TCS की फैसिलिटी लेते हैं VFS ऑफिस से, कुछ लोग नहीं होते। लेकिन अगर हम राउंड ऑफ बात करें तो तकरीबन एक इंडिविजुअल की तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी रुपये में VFS का एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर आप 4 लोग हैं तो तकरीबन 20,000 आप ऑलमोस्ट आप एक्सपेंस कह सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद बस आप अपने स्कूल से वेट करना है, ईमेल का, UDI से आपको ईमेल आएगी कि आपका वीज़ा लग गया है। तकरीबन क्योंकि अगस्त में क्लासेस होती है तो जुलाई में तकरीबन ईमेल्स आ जाती हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया गया है। मोस्टली प्रैक्टिस अभी तक क्या देखने में आई है कि स्टूडेंट को पहले ईमेल आ जाती हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पाउस और बच्चों के जो ईमेल्स हैं कि उनको वीज़ा लग गया, वो थोड़े अरसे के बाद आ जाती हैं। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट आए हैं 2022 में पाकिस्तान से, उनको तकरीबन 3 वीक के दौरान 4 लोगों की ईमेल्स आई हैं। तो आपको सब्र से बस वेट करना है, आपको ईमेल्स आ जाएंगी, और जैसे आपको ईमेल आ जाए सब फैमिली मेम्बर्स की, फिर आपको टिकट बाय करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। आपको VFS ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर वीज़ा लगा होगा वो, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने ओरिजिनल जमा कराए हैं सब आपको VFS ऑफिस से वापस लेने हैं। तो आपको थोड़ा सा प्लान ऐसे करना पड़ेगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने VFS से वापस ले लें और उसके बाद की टिकट कराएं, क्योंकि अगस्त में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और वो फिर अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और अभी तक वीज़े की ईमेल नहीं आई या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट VFS ऑफिस में नहीं पहुँचे, तो आपको अबू धाबी एम्बेसी में ईमेल करनी चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो भी आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना चाहिए। जी, अब कुछ टिप्स शेयर करते हैं कि नॉर्वे में कामयाबी की टिप्स क्या हैं। तो मेरे मुताबिक मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 है
कि आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आता है आपको नॉर्वेजियन शुरू कर देनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, मुझे भी यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प किया था। तो आप यूट्यूब पे डिफरेंट नॉर्वेजियन ABC है, नॉर्वेजियन 1 2 3 है, लेसन है, वो कंप्लीट कर लें। बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत बेसिक बुक्स हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से बहुत सारे फार्मासिस्ट आते हैं, वो आधी से ज़्यादा बुक पाकिस्तान से ही नॉर्वेजियन ख़त्म करके आते हैं, नॉर्वेजियन बुक पाकिस्तान से ही ख़त्म करके आते हैं और तमाम चीज़ों का प्रिंट लेके आते हैं। तो ये एक अच्छी टिप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह पे आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज ही के थ्रू ही काम करना पड़ेगा और आप प्रोफेशनल जॉब भी नॉर्वेजियन लैंग्वेज से ही ढूंढ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट टिप मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने नॉर्वे में आकर ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया यहाँ पे नॉर्वे में, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी इजी हो सकती है और आपको अपनी सर्वाइवल के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस से आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं और जितना मर्जी आप कमा सकते हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ ड्राइविंग लाइसेंस बहुत महंगा है। जैसे मैं आया था तो उस वक्त तकरीबन 30,000 नॉर्वेजियन क्रोन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पे लग गया था, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 5 लाख की उस वक्त की अमाउंट बनती थी। तो बहुत मुश्किल से ये डिसीजन होता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा डिसीजन ले लें और आप जब पाकिस्तान से मूव कर रहे हो तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये 30,000 नॉर्वेजियन क्रोन मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलोकेट किए हैं और मैं सिर्फ इसको इसी के लिए यूज़ करूँगा। और अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी और आप सक्सेस की तरफ ईजिली मूव कर पाएंगे। तो ये 2 टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से लोगों को इस पर काम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, गुड लक फॉर द फैमिली वीज़ा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।